हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। इससे पहले हमने हार्ट की क्लास पढ़ी थी और आज हमारी जो होगी श्वसन तंत्र की क्लास होगी। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन का क्या होता है। ठीक है, जब हम सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कितना ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, मतलब हवा जो होती है, या कितना हवा बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और भी जब आप क्लास में बने रहोगे तो आपको चीज़ें मतलब पता चलेंगी धीरे धीरे कि आंतरिक श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो वही जो मैं हर बार कह देती हूँ और जिसका शायद आपके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन मेरा काम है कि भाई चैनल को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो हाथ में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पे, फोकस करते हैं। देखो, श्वसन तंत्र क्या होता है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें हम सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी पार्ट अभी हम आपको दिखाएंगे, सारे अंग जो हमारे श्वसन अंग मतलब श्वसन का काम कर रहे हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर हम सामूहिक रूप से कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब आपने ये क्या पढ़ा कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। किसमें? जब हम खाना खाते हैं उसमें, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि समझने के लिए, ये क्या था, आपने भोजन खाया, ठीक है, भोजन पाचन तंत्र के माध्यम से जटिल से सिंपल मॉलिक्यूल में टूट गया, सरल अणुओं में टूट गया। अब यहाँ पर बहुत से आपके एंजाइम्स वगैरह सक्रिय होते हैं, तब जाकर ये प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर जब भोजन टूटा तो उसने क्या किया, हमें एनर्जी प्रदान की। ठीक है, एनर्जी प्रदान की, और ये जो एनर्जी हमें मिली, ये कहाँ गई? ये सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, पूरी बॉडी में एनर्जी पहुँच गई। किसके माध्यम से? जब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ब्लड में मिला, ठीक है, ब्लड के साथ ये ऊर्जा भी मिल गई और पूरी बॉडी में ये पहुंच गई। दूसरी बात कि ये जो चीज़ें टूटी, जो हमें एनर्जी, जो हमें ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हुई, ये तो जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त हुई, वो कैसे प्राप्त हुई? जब कार्बोहाइड्रेट टूटा तो किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। ठीक है, ग्लूकोज में टूटा, और ग्लूकोज ही जब क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, 6O2, यहाँ पर ग्लूकोज के साथ 6 अणु जो होते हैं ऑक्सीजन के मिलते हैं। ठीक है, तब जाकर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और तब जाकर क्या बनता है? CO2। यहाँ पर भी 6CO2 होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? जल वाष्प। जल, जैसे कि जल वाष्प कैसे बनता है? आप कभी भी शीशे के सामने खड़े होना और एक सांस लेना, इस समय तो ठंड के मौसम है, इस समय तो और ज़्यादा, वहाँ पर क्या होगा, एक पानी की लेयर जम जाएगी शीशे पर, आप उंगली से चलाना, निशान बन जाएगा। ठीक है, उंगली को चलाना उस भाप पर। तो कह सकते हैं जब हम ऑक्सीजन मतलब ऊर्जा हमें मिलती है, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलती ही निकलती है, जल की भी प्राप्ति होती है, मतलब जल भी निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या है, हमारे ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, रासायनिक सूत्र है C6H12O6, सभी को पता होगा। और ये क्या है? 6 अणु ऑक्सीजन के हैं। ये दोनों जब प्लस होते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर CO2 प्राप्त होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के मिलने से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। किसका? ऑक्सीडेशन। आपने जब एनर्जी वाली क्लास देखिएगा, न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ी हुई है, तो उसमें आपको हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या होती हैं ऑक्सीडेशन वगैरह। तो जब ऑक्सीडेशन हुआ, कब क्या मिला? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, तो बना क्या? CO2 बना। ओके, और क्या बना आपका यहाँ पर? H2O, मतलब जल बना, जल वाष्प बना। ठीक है, अब इन दोनों के मतलब क्या, ये दोनों चीज़ें निकल गई, क्या बचा आपके पास? ऊर्जा बचा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो आपने सांस ली, सांस बाहर निकाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, साथ में जो जल वाष्प थी वो भी निकल गई, थोड़ी बहुत रह गई होगी शरीर में। ठीक है, उसके बाद हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई काम करने की, भाई ऊर्जा भी तो ऐसे ही प्राप्त होती है ऑक्सीडेशन के माध्यम से, तो इसी को हम कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कब? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की
सम्मिलित रूप से जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसी ग्लूकोज पर प्रक्रिया होती है, ये ऑक्सीजन मिलकर काम करता है, जिससे हमें क्या होती है, काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे लिए शक्ति जरूर देता है, पर उस पर भी काम किया जाता है, ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्लस मिलकर ऑक्सीजन काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंकते हैं, जलवाष्प जो फालतू होती है उसे निकाल के फेंकते हैं, तब जाके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो इतना प्रोसेस तो आप सभी को पता होगा। ओके, इतने बड़े तो हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा CO2 का बॉडी से बाहर निकलना। नॉर्मल भाषा में हम जब ऑक्सीडेशन को समझेंगे तो हम यही कहेंगे, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस होता है ये आपको ऊर्जा देती है ATP के रूप में। ब्लड के द्वारा ही जो ऑक्सीजन होती है सेल तक पहुंचाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन जाती है पूरी बॉडी में। अब हम बात कर लेते हैं, ये है हमारे कुछ अंग। ठीक है, किसके अंग भाई? श्वसन तंत्र के अंग हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका क्या है ये, नजल पैसेज, जिसे हम नासिका मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले नासिका मार्ग आता है, जिसमें आप जानते हो हम सांस भी लेते हैं, खुशबू भी इसी से आती है, किसी भी चीज़ की बदबू है वो भी यहीं से आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सांस लेने का हम मुख्य रूप से काम करते हैं। दूसरा आता है हमारा ओरल कैविटी, मुख गुहा। यहाँ पर इसका इतना काम नहीं है, यहाँ पर काम मुख गुहा का तब होता है जब पाचन का भी काम होता है। हम खाना खाते हैं, वो हम खाते हैं जब, तो हम मुख गुहा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बकाया हम बहुत मजबूरी में ही मुंह से सांस लेते हैं, नहीं तो मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं तो यहाँ पर मुख गुहा का कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो हम मुंह के माध्यम से सांस लेते हैं। वैसे ये भोजन का एक माध्यम है अंदर ले जाने का। ठीक है, बात आती है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है? एक ऐसा अंग है जो पाचन में भी सहायक है। पाचन में सहायक का मतलब ये नहीं है कि पाचन का काम करता है। ठीक है, मतलब पाचन तंत्र का एक सहायक अंग या भाग है, पाचन तंत्र का एक भाग है, आप हिस्सा है ये मान सकते हो। ठीक है, तो ग्रसनी और ये श्वसन तंत्र का भी एक हिस्सा है। कैसे? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र में खाना इसी ग्रसनी के फेरिंग्स के माध्यम से ही कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ठीक है, और यहाँ पर श्वास हम ले रहे हैं तो यही ग्रसनी के माध्यम से श्वास कहाँ जाएगी? हमारी ट्रेकिया में चली जाएगी। ठीक है, ट्रेकिया से ये ब्रोंकाई में चली जाएगी और उसके बाद बहुत सारे ब्रोंकियल्स में ये विभाजित हो जाएगी। तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, क्लास अच्छे से पढ़ो। तो ग्रसनी क्या करती है? ग्रसनी एक माध्यम है सांस को अंदर ले जाने का। अब बात आती है तो फिर ये एपिग्लोटिस का काम क्या है? एपिग्लोटिस जो है ये इधर को आप जो संरचना देख रहे हो इस साइड में ये हल्का सा ये निकला हुआ, ये एपिग्लोटिस है। ये क्या काम करता है? जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो भोजन हमारा कहाँ ना चला जाए? श्वसन नली, श्वास नली में ना चला जाए। इसलिए जैसे ही खाना जाता है फूड पाइप में, वैसे ही ये एपिग्लोटिस क्या करता है? श्वसन का जो मार्ग है उसे बंद कर देता है और खाना सीधे ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो समझे? तो एपिग्लोटिस का काम सिर्फ इतना है कि ये भोजन को कहाँ नहीं जाने देता? श्वास नली में जाने नहीं देता। ठीक है, अब बात आती है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष की, कि लड़कियों की आवाज़ महीन क्यों होती है, पुरुषों की मोटी क्यों होती है, इसकी हम बात करेंगे बाद में। जरा बस देख लो संरचना ये है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यही आपका क्या है? स्वर यंत्र है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया भी आप जानते हो, ये ट्रेकिया ही है जो क्या होता है? एक हड्डी की तरह या कह सकते हो संरचना है, जो कि इसको पकड़ के रखे हुए है और ये आगे जाकर क्या होता है? ब्रोंकाई बन जाता है, मतलब दो पार्ट में विभाजित होता है। ये ट्रेकिया ही, अगर पूछा जाए ब्रोंकाई में कौन सा अंग विभाजित होता है, तो ये ट्रेकिया ही विभाजित होता है। एक दूसरे फेफड़े में चला जाता है और एक दूसरे फेफड़े में चला जाता है, तो दो हिस्सों में बट जाता है। फिर ये ब्रोंकाई जो होते हैं, ये बहुत सारे हिस्सों में बट जाते हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो आप ये देख रहे हो बहुत सारी संरचनाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं, तो ये क्या होती हैं? आपकी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। फिर ये कोलुपिकाएं होती हैं जो अंगूर की तरह गुच्छे होते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इन्हीं में भर जाती है और फेफड़ों से ये शुद्ध होकर जो मतलब फेफड़ों में रक्त में मिल जाती है, पूरी बॉडी के लिए बॉडी में चली जाती है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं फिर डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक नीचे का एक कह सकते हैं आधार है फेफड़ों का, आधार पार्ट है फेफड़ों का, जो क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो फेफड़े क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं और ऊपर उठते हैं,
फिर नीचे होते, जैसे हमने सांस ली तो फेफड़े ऊपर उठ गए, जब हमने छोड़ा तो फेफड़े नीचे हो गए। तो ये डायाफ्राम के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे किसके, श्वसन तंत्र के। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के पार्ट्स की। जो नाक होती है, नासिका मार्ग का क्या काम होता है, तो इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोक लेते हैं। ठीक है, और ये जो नजल पैसेज जो आपकी नासिका मार्ग होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस कला पाई होती है जो कम से कम आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकालता है। तो जो नासिकाएं होती हैं उनमें जो म्यूकस निकलता है, कितना निकलता है, तो आधा लीटर तक कहते हैं ये प्रतिदिन निकलता है। ये धूल कण जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। मतलब जो आपके शरीर में ये नासिका मार्ग है, ठीक है, जो नाक है जिससे आप सांस लेते हो, इसमें जो म्यूकस है ये क्या काम करता है, एक तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर नहीं जाने देता। जो धूल कण सांस के माध्यम से जाते हैं उन्हें भी बाल, क्योंकि छोटे छोटे बाल भी होते हैं नासिका में, तो ये बाहर ही रोक देते हैं। छोटे बाल क्या करते हैं, मान लो कोई धूल कण आया उसको रोका, और इधर म्यूकस था, म्यूकस ने उसको अपने अंदर चिपका लिया, और बाद में हम लोग नाक को साफ कर ही देते हैं या खुद ही वो झड़ के सूख के निकल जाता है अपने आप बाहर। ठीक है, तो ये सारे काम करता है। और मतलब ये जो भी चीज़ें होती हैं शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम करता है, नमी रहती है, मतलब जो भी शरीर में वायु प्रवेश करती है उसको नम रखता है, और ताप को भी ये मेंटेन करता है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ग्रसनी की। क्या है ग्रसनी, क्या है, फेरिंग्स की बात करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग है सिर्फ। ठीक है, हमने बताया था कि ग्रसनी क्या करती है, भोजन को पहुंचाने का ग्रास नली में मतलब माध्यम है, और हमने बताया जो ग्रसनी है ऑक्सीजन को अपने आपके जो ब्रोंकाई वगैरह हैं उनमें पहुंचाने का काम या फेफड़ों तक ले जाने का एक माध्यम है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं लेरिंग्स की, स्वरयंत्र की। लेरिंग्स क्या होता है, श्वसन मार्ग की बात करें, वह भाग है जो फेरिंग्स, ग्रसनी तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। ठीक है, जो लेरिंग्स का मुख्य काम है साउंड प्रोड्यूस करना, तो ये जो लेरिंग्स होता है यही साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि लेरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल्व होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भी कुछ निकलना होता है, मतलब कुछ भी खाते हैं उसे निकलते हैं, तो ये एपिग्लोटिस जो ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है। तो ये एपिग्लोटिस किसके द्वार को बंद करता है, ट्रेकिया को बंद करता है, जिससे फूड ट्रेकिया में प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं लेरिंग्स की, कि लेरिंग्स ये स्वरयंत्र होता क्या है। तो पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि यंत्र के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे एडवांस एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवांस एप्पल कहते हैं इसको। किसको, पुरुषों के स्वर यंत्र के चारों तरफ जो संरचना होती है उसको, स्त्रियों में ये संरचना नहीं होती। ठीक है, इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ निम्न तार तत्व मतलब लो पिच अर्थात मोटी होती है। तो पुरुषों की मोटी आवाज़ किसकी वजह से होती है, तो आप कहोगे एडवांस एप्पल की वजह से। महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है महिलाओं में, और इसीलिए उनका जो हाई पिच होता है, वॉल्यूम जो होता है, उनका आवाज़ जो होता है उच्च तार तत्व होती है, हाई पिच होती है। मतलब हाई पिच का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज वगैरह होती है, पर कैसी होती है, सुनने में पतली एवं मधुर सुनाई देती है। ठीक है, बात आती है जब मैन वोकल कार्ड होता है उसकी लंबाई 20 mm होती है, और महिलाओं की कितनी होती है, 15 mm। अभी बताया था ना, पुरुषों का मोटा हो जाता है ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट होता है। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, स्वरयंत्र। ठीक है, लेरिंग्स, जो लेरिंग्स होता है ये पुरुषों में 20 mm का होता है और महिलाओं में 15 mm का होता है। महिलाओं का पतला होता है इसलिए आवाज़ महीन होती है, पुरुषों में मोटा होता है इसलिए आवाज़ मतलब मोटी आती है। बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। जो ट्रेकिया होती है, हमने बताया भी था आपको कि ट्रेकिया क्या करता है, वायु जो होती है, वायु जो होती है ट्रेकिया के द्वारा फेफड़ों तक जाती है। ओके, ट्रेकिया कितने 2 भागों में बट जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने भागों में ट्रेकिया बटता है, तो 2 भागों में ये बट जाता है। ओके, ये ट्रेकिया थी, एक हड्डी जैसी थी संरचना, फिर ये 2 में बट गया, तो ये क्या हो गया, ब्रोंकाई कहलाएगा। ट्रेकिया ही ब्रोंकाई कहलाता है आगे चल के। ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बने, मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये आपको संरचना मैंने दिखाई थी ये इस तरीके की थी ना ब्रोंकाई पे।
ठीक है, ट्रेकिया पे, तो इसको सी शेप कहते हैं। देखो आपको दिख रही है सी की तरह आ रही है डिजाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए सी शेप के रिंग किस पे पाए जाते हैं, तो आप कहोगे ट्रेकिया के ऊपर पाए जाते हैं। संख्या पूछी जाए तो कहोगे 16 से 20। ठीक है, तो रिंग होते हैं जिसका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। तो ट्रेकिया के ऊपर कितने, 16 से 20 सी शेप के बने कार्टिलेज, और ये बने किसके होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं। ओके, के रिंग होते हैं जिसका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। आगे हम बात करते हैं लंग्स की। फेफड़े क्या होते हैं, तो मानव का मुख्य श्वसन अंग मतलब क्या है, फेफड़े हैं। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़े कितने, 2 होते हैं। ठीक है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर बात मतलब पूछी जाए कि फेफड़ा जो है, प्रश्न पूछा जाए फेफड़ा कैसे सुरक्षित रहता है, तो फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। ठीक है, ढका हुआ होता है। ओके, और ये भी याद रखिएगा, जो दाहिना फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, मतलब दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, बायां छोटा होता है, और 2 फेफड़े होते हैं। ओके, तो दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, लोब्स होते हैं। कितने, बाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, 1, 2 और 3, आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 लोब्स होते हैं इसमें, और बाएं में कितनी होती हैं, 2 पालियां होती हैं। इसमें कितनी, 2 पालियां होती हैं। ठीक है, शायद एक ये और एक ये, 2 पालियां इसमें होती हैं। ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हमने बताया जो ट्रेकिया था वो ब्रोंकाई में बटा, 2 हिस्से हुए तो हमने उसको ब्रोंकाई कहा, लेकिन जब बहुत सारे हिस्सों में बट गया तो हमने उसको ब्रोंक्यूल्स कहा। ठीक है, बहुत सारी शाखाओं में जो बट गया तो हमने उसको ब्रोंक्यूल्स कहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्वोली कोशिकाएं क्या होती हैं, तो ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर अंगूर जैसे गुच्छे जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे एल्वोली या कोशिकाएं कहते हैं। ये संरचना आप यहाँ पर देख रहे हो, चाहे यहाँ पे दिया है, यही देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या, अंगूर जैसे गुच्छे पाए जाते हैं, जो ये आपकी बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं ना, इन्हीं पे पाए जाते हैं ये। ओके, तो इन्हीं को हम कोशिकाएं या एल्वोली कहते हैं। ये करती क्या है, इनका बहुत अच्छा काम है, ध्यान रखिएगा। एल्वोली कोशिकाएं पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, तो इन्हीं पर एल्वोली पे ही रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान श्वसन अंग के किस भाग से हो रहा है, तो वो हो रहा है किससे, आपके एल्वोली से, कोशिका से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो जो आपकी कोशिकाएं हैं यही क्या कर रही हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन को ब्लड में मिला रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रही हैं। तो हर अंग का अपना काम है। ठीक है, बात करेंगे डायाफ्राम की, जो हमने आपको बताया दिया था। डायाफ्राम जो होता है फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु जो होती है फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। डायाफ्राम जो होता है, अगर ऊपर की बात करें तो जब वायु फेफड़ों से बाहर जाती है, ठीक है, बाहर जाती है तो डायाफ्राम ऊपर उठता है, जब वायु फेफड़ों के अंदर आती है तो डायाफ्राम नीचे उठता है। कह सकते हैं जब CO2 बाहर निकलती है तो डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है, और जब कहते हैं O2, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, O2 लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे हो जाता है। मतलब वायु फेफड़ों में आ रही है तो मतलब ऑक्सीजन आ रही है। अब हम बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया के प्रकारों की। ठीक है, किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है कि बाह्य श्वसन क्या होता है, ठीक है, और आंतरिक श्वसन। ये आंतरिक श्वसन से कई बार जो कोशिकीय श्वसन होता है तो वो क्या है, आंतरिक श्वसन है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन और गैसों का परिवहन की बात कर लेते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया 3 तरीके से गुजरती है। एक होता है बाह्य श्वसन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है गैसों का शरीर में परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तीसरा होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स में होता है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं इसको हम। बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया की, रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस आएगा पहला वाला, जिसे हमने कहा था बाह्य श्वसन या फिर हमने कहा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहते हैं। जैसे
जैसे कि हमने पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, वो पेड़ पौधों ने ले लिया, तो ये बाह्य श्वसन होगा। ये नॉर्मल जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और O2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, नॉर्मल जो हम सांस रोज ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही हमारा क्या है, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, जो नॉर्मल है, जो हम रोज काम कर रहे हैं नॉर्मल, वो वाला ये। हालांकि जो हम और बात जो मतलब आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं वो रोज नहीं होता, वो भी लगातार हो रहा है, लेकिन जो हम नॉर्मल रोज ऐसे ही सामने जो आपको दिख रहा है कि हमने सांस ली, हमने सांस निकाली, तो ये वाला जो होता है यही आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं बाह्य श्वसन के विषय में थोड़ा और। देखो, इसमें एक प्रश्न बनता है कि हमने जब सांस ली तो कौन सी चीज़ कितनी हमारे शरीर के अंदर रह गई, कौन सी चीज़ कितनी रह गई। तो सबसे पहले इसके लिए यही पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वातावरण में वह चीज़ कितनी है। जैसे हमने कहा नाइट्रोजन आपने ली, सांस ली, तो उसमें नाइट्रोजन भी थी। भाई जो हवा होती है उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी बहुत सारी गैस होती हैं, हाइड्रोजन भी होती है, सब कुछ होता है उसमें, थोड़ा थोड़ा पर मात्रा कम होती है सबकी। ठीक है, लेकिन उसमें से कितना हमने लिया और कितना हमारे शरीर में रह गया। तो हमने क्या किया, सांस ली, सांस हमने खींची, ठीक है, हवा ली, तो हमारे हवा ली, जब हमने सांस ली तो शरीर के अंदर क्या चीज़ कितनी गई, हमने ये बताना है। तो वातावरण में हम जानते हैं 78.09% ही गैस होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78.09%। ऑक्सीजन 21% होती है वातावरण में, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% होती है। तो जब हमने सांस ली तो ये इतनी ही हमारे अंदर जाएगी, टोटल जाएगी। 78% नाइट्रोजन जाएगा, मतलब पूरा 78.09%, 21% ऑक्सीजन गई हमारे अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन जब हमने सांस ली, फिर हमने बाहर छोड़ी ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो हमने यही चीज़ बाहर कितना छोड़ा ये बताना है अब हमें। तो हमने नाइट्रोजन तो जितनी लेंगे हम पूरी छोड़ देंगे, नाइट्रोजन का हमारे अंदर कोई काम नहीं है, हम प्रोटीन के माध्यम से लेते हैं और हम बकाया सब छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन में जो भी नाइट्रोजन आता है, जो हम जितना लेते हैं उतना ही बाहर कर देते हैं। तो हमने 78.9% लिया, उतना हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमने 21% लिया, तो 17% बाहर किया, मतलब 4% कहाँ गया, हमारी बॉडी में है अभी। ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं तक जा रहा है। बात की हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कि 0.03% हमने लिया वातावरण से, इतना ही होता है। तो ये 4% कैसे रह गया हमारे शरीर में, क्योंकि हमने आपको बताया था जब हम खाना खाते हैं, ओके, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये 4% तक रह जाता है। ओके, तो 0.03% क्या लिया था हमने वातावरण से, और ये याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03%, ऑक्सीजन 21%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। बस यहाँ पर आपको अगर रेस्पायरेशन से पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना आपने निकाल दिया और कितना रखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कितनी होती है, 4%, ऑक्सीजन कितनी रह जाती है, 17%, और नाइट्रोजन तो पूरी की पूरी बाहर कर दी जाती है कान पकड़ के। बात करते हैं सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, 400 ml। तो हम सांस लेते हैं तो हमने बताया था ना आपको, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिलीज़ करते हैं ना, तो उसमें 400 ml पानी भी प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलता है, बाहर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, श्वसन प्रक्रिया की, थोड़ा सा गैसों के परिवहन को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न जो होते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न जो आपके आते हैं पीजीटी में, वो प्रश्न यहाँ से फंसते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बात करते हैं गैसों का शरीर में परिवहन की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की, गैसों के का शरीर में परिवहन। तो गैस एक्सचेंज क्या होता है, तो ऑक्सीजन का फेफड़ों लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों लंग्स तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को गैसों का शरीर में परिवहन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। मतलब हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई और पूरी शरीर में फैल गई, किसके माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज़ किया, वो फेफड़ों में आई और उसके माध्यम से क्या हुआ, बाहर कर दी गई। तो यही जो क्या है, आदान प्रदान हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो यही क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, गैसों का परिवहन कहलाता है। देखो, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे। हीम तो क्या है, एक आयरन है जो रंग प्रदान करता है रक्त को, खून को, लेकिन जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, यही ऑक्सीजन को बहाकर लेकर जाती है पूरी बॉडी में, कोशिकाओं तक छोटी छोटी। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन प्लस Hb जो है हीमोग्लोबिन मतलब आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन नॉर्मल है। लेकिन जब इसमें O2 ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो जो शुद्ध रक्त होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ऑक्सीजन भी मिली हुई होती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। बात आती है किसकी, अब बात आती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोरेशन होता है तो उसकी बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोरेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है। कहाँ से, कोशिकाओं से फेफड़ों तक 3 तरीके से होता है। एक तो हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, प्लाज्मा के द्वारा 7% और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%। आपको बताया था रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है जो कि 55% होता है, हमने बताया था ना क्लास में, तो रक्त वाली क्लास में, तो देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ पर हमने बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20% जाता है, प्लाज्मा के द्वारा 7% और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा 70% इसका परिवहन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितना किसके माध्यम से होता है। ओके, आंतरिक शोषण, हालांकि अभी मेरे हिसाब से वहाँ से प्रश्न नहीं बना है, तो हो सकता है बन जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भोजन, फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड के सहायता से कोशिका सेल तक पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2 H2O एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो आई होप अभी हमने जो बताया था वही अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर पूरी हमने आपको बताया था। हमने जब भी भोजन खाया, ठीक है, आई थिंक दिया हुआ होगा यहाँ पर, ओके एक सेकेंड, हाँ अगर हम इस नहीं, इधर मैंने जो दिया था तो मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड बस हो गया। हमने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज था प्लस का ऑक्सीजन मिली, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, और उसके माध्यम से क्या बताया हमने, यहाँ पर आपका जो CO2 रिलीज़ हुआ और क्या H2O वाटर मतलब पानी रिलीज़ हुआ, और तब जाके हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। और ये ऊर्जा अब कहाँ जाएगी, हमारी प्रत्येक कोशिका तक जाएगी, हमें ऊर्जा देने का काम करेगी, हमारी काम करने की क्षमता इसी से विकसित होगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे। पूर्ण सभी कोशिकाओं तक ये ऊर्जा पहुँचेगी। ठीक है, तो ये दिया है कि भोजन, फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड की सहायता से सेल तक, कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज हमें मिला कहाँ पहुंच गया, कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ठीक है, उधर से ऑक्सीजन आ गई, भाई ग्लूकोज पहुंच गया कोशिकाओं में, अब क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, इसके बाद क्या होगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। और ये CO2 रिलीज होने के बाद मतलब निकल जाएगा, और क्या शेष रह जाएगा, एनर्जी रह जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन होता है ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है अनऑक्सीशोषण, दूसरा होता है ऑक्सीशोषण। भाई अब कोई चीज़ वापस मतलब बॉडी में आई, O2 के साथ थी, तब तो वो ऑक्सीशोषण होगा, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकालते हो, तो उसे हम अनऑक्सीशोषण कहेंगे। लेकिन इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीशोषण होता है जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सुबह सुबह बोलो तो बिल्कुल ही दिक्कत होती है, ठंड के दिन है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो अनऑक्सीशोषण होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीशोषण कहेंगे, हमने बताया अभी आपको। लेकिन जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सीशोषण कहते हैं। मान लो आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय श्वसन चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम अनऑक्सीशोषण कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ वही रहेगी। यहाँ पर क्या ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिलीज हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई, 36 + 2 ATP ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। जैसे कि करेंसी, अब आपसे पूछा जाए कि आपने वहाँ पढ़ाया, आपको कितने पैसे मिले, ठीक है, तो आप कहोगे जो भी आपकी सैलरी होगी, ऐसा समझने के लिए कि TGT PGT में आपको कितनी सैलरी मिलती है, मतलब मिली, आपने जॉब मिली जब आपको, ठीक है, तो पहले महीने की कितनी तनख्वाह थी, आपसे कोई पूछे तो आप एक सैलरी बताओगे, नहीं बताओगे। तो इस प्रोसेस में आपसे पूछा जाए कि उस समय कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें एक प्रोसेस में, तो हमें 36
प्लस 2 ATP, मतलब 38 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ऐसे आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये भी प्रश्न बनते हैं, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो ऑक्सीश्वसन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपसे पूछा जाए जो ऑक्सीश्वसन होता है कहाँ होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है, और किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। जैसे कि होती कहाँ है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, बर्ड्स में, तो ये सब चीज़ें हम लोगों में ही होती हैं। अब बात आती है अनॉक्सी श्वसन हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है। तो अनॉक्सी श्वसन क्यों पढ़ रहे थे, तो अनॉक्सी श्वसन जो होता है कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है, लेकिन ये किस में होती है ये भी ध्यान रखिए, जिन्हें हम नग्न आँखों से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। जैसे कीट हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कीड़बन प्रक्रिया, जैसे शराब बनती है, दही बनती है, तो ये क्या कीड़बन प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर होता है ये वाला श्वसन। ओके। तो ये श्वसन हम लोगों में नहीं होता, हम लोगों में तो ऑक्सी श्वसन होता है। ओके। तो अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, जो अनॉक्सी श्वसन है कहाँ पूरा होता है, कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। और हम जो हमारा ऑक्सीजन श्वसन है वो कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म, उसमें तो होता ही होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ओके, क्लियर हुआ। तो एनिमल्स में कौन सा होगा, ऑक्सी श्वसन होगा, और जो कीट पतंगे उनमें कौन सा होगा, अनॉक्सी श्वसन होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनॉक्सी श्वसन की और बात कर लेते हैं, हालांकि बस उसमें इतना ही आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ये तो हमने बता ही दिया। अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पूरा होता है, ये भी हमने बता दिया। इसमें होता है क्या, ये क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और क्या होता है, पायरुविक एसिड में पायरुविक एसिड होता है, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, लेकिन ये इंसानों में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, बस इसका प्रोसेस याद रखो। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। जो पायरुविक एसिड और ग्लूकोज मिलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो पायरुविक एसिड के साथ साथ जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। पायरुविक एसिड के साथ ग्लाइकोलाइसिस होती है, ध्यान रखिएगा। और जो एमिनो अम्ल से ऊर्जा प्राप्त होती है, मान लो किसी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं है, तो क्या किया, कोशिकाओं ने एमिनो अम्ल से ऊर्जा प्राप्त कर ली। ठीक है, वसा से प्राप्त कर ली, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, और आपको जब पता ही है, जब हमारा शरीर में ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की मतलब कमी होती है, तो क्या होता है, ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूटने लगता है। जो ग्लूकोज जम गया था ग्लाइकोजन के रूप में, जब ज़्यादा था तो जम गया, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे शरीर में ज़रूरत है भैया, ग्लूकोज नहीं है, तो क्या किया कि अरे ग्लाइकोजन है तो उसमें से ग्लूकोज ले लो, समझने के लिए। तो जब अब वो टूटेगा ग्लूकोज के रूप में, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजियोनेसिस, ग्लाइकोजियोनेसिस। बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनमें, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोन्यूलाइसिस, ग्लाइकोजियोनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, तो बहुत छोटा छोटा माइनर डिफरेंस है, बहुत ध्यान से याद करोगे तब ये चीज़ याद होगी। ठीक है। तो ये चीज़ भी हम कभी प्रश्न में डिस्कस कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड से आप जानते हो शरीर में थकावट जो होती है महसूस होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये उसी का प्रोसेस है पूरा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें एक निर्माण प्रोसेस दिया। हालांकि यहाँ से इतना प्रश्न आता नहीं है, वो ये सारी चीज़ हमने आपको बार बार बता दी है। अब इस चीज़ को बार बार वो करने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा क्रेब्स चक्र क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो, जो हमारा ऑक्सीश्वसन होता है, जो हम ह्यूमन्स में होता है, वो 2 प्रोसेस से तैयार होता है। ठीक है, बकाया ये हम सारी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं बार बार। ओके, ये साइकिल है इसका, बार बार चीज़ें रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस आपके ध्यान रखना, जो ऑक्सीश्वसन है वो 2 तरीके से होता है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स चक्र होता है। जो क्रेब्स चक्कर होता है उसकी भी बात करेंगे, पहले ग्लाइकोलिसिस की जान लेते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड के साथ जो होता है 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ओके, और ये होता कहाँ है, तो
तो ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो अभी हमने जस्ट आपको ये बताया था जो हमारा ऑक्सीश्वसन होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और प्लस किस में बताया था, हमने बताया था साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है। और क्रेब्स चक्र वाला किस में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस, क्रेब्स चक्र पूछा गया है, इसे मजाक में मत लेना, ओके। तो क्रेब्स चक्र जो होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरोबिक अम्ल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 और वाटर में यहाँ पर बदल जाते हैं। पायरोबिक एसिड वही चीज़ आ जाएगी, फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो जल है, ठीक है, जल प्लस ATP एनर्जी देने का यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी कितना पर मिलता है, 1 पायरोबिक एसिड से 18 ATP मिलता है, ठीक है। ये भी पूछा गया है 1 पायरोबिक एसिड से हमें कितनी ऊर्जा मिलता है, तो 18 ATP मिलता है। और ग्लूकोज प्लस 2 पायरोबिक एसिड से कितना मिलेगा, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर जब आप इसको एडिंग करेंगे तो 38 ATP आपको ऊर्जा टोटल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि 1 पायरोबिक एसिड आपको कितना देता है, तो 18 ATP ऊर्जा देता है। ग्लूकोज प्लस 2 पायरोबिक एसिड मिलकर प्लस 2 कितना ऊर्जा देगा, तो आप कहोगे 13 ATP ऊर्जा आपको प्राप्त होगी टोटल रूप में, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।